यदि आप उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सटीक रणनीति, मार्गदर्शन व विशेष कक्षाएं निशुल्क पाएं यूपी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज ही सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी के, फटाफट से बता दीजिए। और आज जैसे कि आपको पता है, हम एक ज़बरदस्त जो है प्रश्नमाला के साथ में उपस्थित हैं। आप भी तैयार हो जाइए। पिछले 3 दिनों में जो कुछ हमने पढ़ा था उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज जो है सबसे पहले हम उन तीनों टॉपिक्स को लेकर के, जिन टॉपिक्स को हमने पिछले 3 दिनों में पढ़ा, आपने देखा भी होगा कि आज क्या होने वाला है और कल भी हमने बातचीत की थी। सबसे पहले नंबर पर हम उन 3 टॉपिक्स को लेकर बात कर लें किन किन के प्रश्न हैं। जैसे कि हमने पढ़ा उसमें नैतिक विकास, बौद्धिक विकास और संवेगात्मक विकास, उन तीनों ही क्षेत्रों से जुड़े हुए कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनको लेकर के यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में मैं उपस्थित हूं। आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद जवाब देना है। किसी भी व्यक्ति का गलत नहीं होना चाहिए। पिछली बार मैंने आपके कमेंट्स देखे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे 15 में से 8 गलत हो गए, 7 गलत हो गए, 5 गलत हो गए, 3 गलत हो गए। तो इस बार एक भी गलत नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात को आप? और इसी आशा के साथ में शुरुआत करते हैं आज की। अच्छा, एक और मैं बता देता हूँ किस किस परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। एकदम आप देख पा रहे होंगे ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप टेट का दे रहे हैं, सुपर टेट का दे रहे हैं, सी टेट का दे रहे हैं, रीट का दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं। टेट जो एग्जाम है किसी भी स्टेट का, चाहे हरियाणा का, यूपी का, एमपी का, कहीं का भी, सबके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और ये पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। फटाफट से आप बता दीजिए क्या इसका आंसर होगा और फिर एक एक करके हम सभी प्रश्नों के सही उत्तर तक पहुंचने वाले हैं। यस, प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यहां दिए गए विकल्पों में से वो विकल्प अपने को चुनना है जो बालकों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि ये माता पिता का कार्य है। कक्षा का नियंत्रित परिवेश, कक्षा का अधिकारवादी परिवेश। राइट, फटाफट बता दीजिए कौन सा होगा। सबसे पहले कौन जवाब दे रहा है? उर्मिला चौधरी ने सबसे पहले एकदम सही जवाब दिया है, फैयाज ने दिया है, वैभव ने दिया है, पूजा ने दिया है, इसके बाद में अंजलि का भी सही जवाब है। वेरी गुड, काफी लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। अनीता, अंजलि, रुपेश, जितेश, आशुतोष, वेरी गुड। तो देखिए सभी का सही जवाब है। सीमा का, दुर्गा दास का, इसके बाद में जीत राम का, आप सबने एकदम सही जवाब दिया है। लेकिन कुछ लोग गलत भी दे रहे हैं क्योंकि जो सही जवाब आ रहे हैं उनके बीच बीच में कुछ लोगों के गलत जवाब भी आ रहे हैं। दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, इसके सही जवाब के लिए हम बातचीत करते हैं। देखो इसके अंदर बहुत आसानी से इसका सही जवाब ढूंढा जा सकता था। संवेगात्मक विकास, बालक के संवेगात्मक विकास का मतलब है उसको स्वतंत्र रूप से यदि सोचने समझने का अवसर दिया जाता है और उसकी स्वतंत्रता में कोई खलल नहीं आती तो वहां पर संवेगात्मक विकास एकदम सही होता है। उसके अलावा उसको सामाजिक वातावरण में लोगों के साथ मेलजोल करने का अवसर मिले तो उसके संवेगात्मक विकास में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहां पर देखो पहला ऑप्शन है कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश। तो प्रजातांत्रिक परिवेश का मतलब ही सामाजिक वातावरण होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहां पर एकदम पहला आंसर जो आप लोगों ने दिया एकदम सही है और ज्यादातर लोगों ने यही इसका आंसर दिया। अब दूसरा, तीसरा और चौथा गलत क्यों है? दूसरे में लिखा हुआ अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों। अध्यापक के पास में यदि बालक आया है तो वो बहुत कुछ डेवलपमेंट के लिए आया। सभी प्रकार के विकास के लिए अध्यापक की बड़ी भूमिका होती है और होनी भी चाहिए। कक्षा का नियंत्रित वातावरण होना चाहिए, लेकिन नियंत्रित वातावरण जितना ज्यादा होता है उतना ही वहां पर राजतंत्र नजर आता है और राजतंत्र की स्थिति के अंदर बालक जो है अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाता, अपने संवेगों को प्रकट नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति के अंदर यह भी उचित नहीं है
और अधिकारवादी वातावरण का मतलब तो निरंकुश वातावरण होता है। इसका मतलब निरंकुश वातावरण भी कभी भी बालक के अंदर संवेगों को सकारात्मक रूप से डेवलप नहीं कर सकता। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बहुत लोगों ने इसके अंदर जो है ए आंसर दिया, एकदम सही दिया, लेकिन चंद लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सी आंसर इसका दिया। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, ये सी आंसर दिया। काफी हद तक उनका आंसर सही हो सकता था, लेकिन नियंत्रित परिवेश कितना नियंत्रण वहां पर है ये इसमें सीमा लिखी हुई नहीं है। तो नियंत्रण बहुत ज्यादा हुआ तो ये भी निरंकुशवादी हो सकता है, इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पहला आंसर आपको मिल गया दोस्तों पहले प्रश्न का, और काफी लोगों ने जवाब भी दिया। अब इसके बाद में आता है दूसरा प्रश्न। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी एकदम सबका सही होने वाला है, कोई भी इसमें गलत जवाब नहीं देगा। पिछले प्रश्न की तरह इस बार गलत कोई जवाब नहीं दे, सोचे समझे विचार करें फिर उसके बाद में जवाब दें। प्रश्न है अपना, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? यानी कि वे कौन सा स्टेज है, कौन सा लेवल है। हमने जो है इसके अंदर जो लेवल पढ़े थे मूल रूप से 3 लेवल पढ़े थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। प्रत्येक लेवल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, उसके 2-2 चरण पढ़े थे, स्टेप। तो यहां पर प्रत्येक लेवल के 2 स्टेप पढ़े, ऐसे 6 चरण हमने पढ़े। तो उसमें कौन सा लेवल ऐसा है दोस्तों जिसके अंदर अनुपस्थिति बताई जाती है किसकी, नैतिक विकास की? बहुत बढ़िया, पिंटू ने इसका सही जवाब दिया, ओम प्रकाश ने, महिपाल ने, सोना ने, सोनाली ने, मोनिका ने, इसके बाद में दुर्गा दास ने, पूजा तंवर ने, कविता ने, प्रदीप ने, ओम प्रकाश, अनामिका, वेरी गुड, राजकुमारी ने भी सही जवाब दिया है, रचना भटनागर का सही जवाब है। इसी प्रकार से जो है आशीष का सही जवाब है, दिनेश कुमार ने सही जवाब दिया है। और इसके आगे देखिए आशीष कुमार है, अजय कुमार है, राकेश है। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का एकदम परफेक्ट आंसर है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब तक जितने भी आंसर आपने दिए हैं उनमें से 2 लोग ऐसे मेरे आंखों के सामने से गुजरे हैं जिनके जवाब सही नहीं थे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखो, आपकी संख्या पर भी आपको ध्यान देना। अभी तक उस संख्या में आप लोग नहीं है जिस संख्या में आपको होना चाहिए था। कल आप लोगों ने वायदा किया था बहुत से लोगों ने कि संख्या डबल होगी, लेकिन वो डबल नहीं हुई। इसका मतलब आपने उस बात को कल कहा लेकिन ध्यान नहीं दिया उस पर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों को इसका फायदा होना चाहिए, मैक्सिमम स्टूडेंट इसका लाभ लें। ये तभी संभव है जब आप लोग खुद जो है उसके लिए क्या करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से उनको स्पष्ट करेंगे, समझाएंगे। तो दोस्तों अब बात आ जाती है यहां पर इस प्रश्न को लेकर के कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो आपको पता है चौथा स्टेज तो इसके अंदर होता ही नहीं है। कितने स्टेज होते हैं? 3 स्टेज होते हैं। और 3 जो स्टेज होते हैं उसमें पहला जो स्टेज होता है, इस पहले स्टेज का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है पूर्व परंपरागत। हमने पढ़ा था इसको, जो पूर्व परंपरागत हमने पढ़ा था, इसके इस स्टेज के इस लेवल के 2 चरण हैं, जिसके अंदर पहला जो चरण था वो क्या था और दूसरा चरण क्या था। पहला चरण था दंड या आज्ञा पालन उन्मुखता, और दूसरा जो इसका चरण था वो था विशेष रूप से साधनात्मक उन्मुखता। तो दोस्तों ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं, चाहे वो लालच वाली हो चाहे दंड के भय से काम करने वाली हो, ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि बालक को नैतिकता के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन वो 3 से 6 वर्ष तक दंड के भय के कारण व्यवहार करता है और 6 से 9 वर्ष तक क्या करता है, वो इनाम के लालच में आकर के व्यवहार करता है। इसका मतलब सच्चाई ये है कि ये जो अवस्था होती है 3 से 9 वर्ष की अवस्था, इस अवस्था के अंदर नैतिकता अनुपस्थिति ही रहती है। केवल और केवल उसके अंदर नैतिकता पैदा करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, स्तर फर्स्ट होगा, लेवल फर्स्ट या स्टेज फर्स्ट। और आप लोगों ने इसका ज्यादातर ने सही जवाब भी दिया। अगला हमारा प्रश्न है, देखो आज का, कोई भी नाराज हो सकता है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ना, सुनना, समझना और फिर जवाब देना। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, ये संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई, फटाफट से बता दीजिए क्या होगा इसका। कोई भी नाराज हो सकता है किसी से भी, आप मेरे से नाराज हो जाओ। कितने लोग नाराज है मेरे से, फटाफट लिखो। कोई नाराज तो नहीं है।
और है तो फटाफट से बता दो कौन कौन नाराज है। बहुत सारे लोग नाराज है ऐसा लगता है, जिन्होंने गलत जवाब दिया मतलब वो नाराज है। पिंटू ने सही जवाब दिया है, वैभव ने सही जवाब दिया है, इसी प्रकार से दुर्गा दास का सही जवाब है, मनोज का सही जवाब है, राजकुमारी, दिनेश, शीला, इसके बाद में साहिल, पिंटू का सही जवाब है, वीना का सही जवाब है, मोनिका ने सही जवाब दिया है। वेरी गुड, काफी लोगों ने सही जवाब दिया है। कुछ ने लिखा भी है कि नाराज है। भाई किस बात से नाराज हो मेरे से बता दीजिए, ये भी बता दो किस बात से नाराज हो, पता चले ना। जीवन कौशल कब शुरू करेंगे इसलिए नाराज है। बिल्कुल, नाराजगी आपकी एकदम सही है, वो भी करेंगे, चिंता मत करो। आपकी नाराजगी ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी भाई, मुझे पता है इस बात का, मुझे विश्वास है कि मेरे से पहली बात तो कोई नाराज होता नहीं, होता तो ज्यादा लंबे दिनों तक नहीं रहता है। चलिए तो दोस्तों, इसमें मैं उन लोगों से नाराज हूं जिन्होंने इसका गलत जवाब दिया। काफी लोगों ने जल्दबाजी में पीछे के 2 प्रश्नों के उत्तर फर्स्ट था तो इसमें भी फटाफट फर्स्ट लिख दिया। ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा देखिए। तो दोस्तों यहां पर जो प्रश्न है उसको समझें। प्रश्न कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति नाराज हो सकता है, लेकिन कब, किसना, किस मात्रा में नाराज हो। तो इसको लेकर के यदि हम बात करें तो ये अरस्तु के विचार हैं दोस्तों। अरस्तु नामक विद्वान ने एक विचार दिया था, उसको थोड़ा सा पल्लवित करके यहां पर इसको लिख दिया गया। अरस्तु ने कहा था क्रोध करना आसान है, क्रोध करना आसान है, लेकिन कब, कितनी मात्रा में क्रोध करना चाहिए ये बहुत मुश्किल है। और क्रोध क्या है बताओ? क्रोध एक संवेग है। क्रोध क्या है? संवेग है। इसका मतलब क्या हुआ आप समझ गए होंगे ना कि ये पूरी की पूरी बात यही है। नाराज कब होंगे? जब गुस्सा आएगा किसी पर अपने को तभी तो होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोध करना आसान है, लेकिन कब, कितनी मात्रा में क्रोध करना चाहिए, ये क्रोध संवेग है। और संवेगात्मक विकास व्यक्ति में होगा तभी उसको ये बात समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। इसलिए हमारा राइट आंसर इसमें क्या होने वाला है? संवेगात्मक विकास से। यानी कोई भी व्यक्ति जो है उसके संवेग कितने परफेक्ट हैं उतना ही वो क्या देगा, एकदम सही प्रकार से व्यवहार करेगा। तो संवेगात्मक विकास से जुड़ा हुआ दोस्तों ये मैक्सिमम लोगों ने एकदम जो है सही जवाब दिया है। मनबरी चौधरी, सहप्रेम, बंदगी साहेब, बिल्कुल आप सभी को भी। और ये कहाँ की भाषा में समझ नहीं पाया। तो संवेगात्मक विकास आप लोगों ने, काफी लोगों ने सही जवाब दिया है। अगला जो प्रश्न इसमें हमारा आता है वो है, प्रश्न देखो कुछ बड़े हैं, लेकिन इसलिए बड़े हैं कि आजकल परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, व्यवहारिक प्रश्न बहुत आते हैं, और आप लोगों को निश्चित रूप से ये प्रश्न फायदा दें, यही सोचकर प्रश्नों को थोड़ा सा बड़ा किया गया, पल्लवित किया गया है, ताकि आप समझ पाएं, परीक्षा में भी ठीक से आप कर पाएं। चलिए फटाफट से जो है बता दीजिए इसका आंसर। प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। हिंज की कहानी पढ़ी थी अपन ने, तो उस कहानी के बारे में बातचीत की थी। तो एक बालक कहता है कि हिंज को क्या नहीं करना चाहिए? दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, यानी उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए उसने दवाई की चोरी की थी, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत है? कौन सी नैतिक विकास की अवस्था है उसकी जिसके अंतर्गत वह बालक है? बता दीजिए फटाफट से, क्या होगा इसका? कितने लोग सही जवाब देने वाले हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है, काफी लोग जवाब भी दे चुके हैं, मैं भी पढ़ ही रहा हूं। बिल्कुल, अशोक कुमार ने सही जवाब दिया है, मनोज ने सही जवाब दिया है, पिंटू का सही जवाब है, बापू डामोर का सही जवाब है, पूनम का सही जवाब है, तेजपाल ने जवाब दिया है, विजय कुमार ने दिया है, वेरी गुड, सुनील कुमार, रानी राजपूत, संतोष, छोटू, वेरी गुड। इसके बाद में मंगेश का सही जवाब है, दुर्गा दास एकदम सही जवाब देता है, बहुत पढ़ता है भाई, सब लोग पढ़ा करो इसी तरह से। संतोष का फिर जवाब सही है, सुनील, राकेश, मनीषा शर्मा, मनोज, राजमल, अक्षय, प्रियंका, प्रदीप, वेरी गुड, रेणु, राम सिंह कुशवाहा, बिल्कुल बिल्कुल, ममता ने भी सही जवाब दिया है, पूजा जाट का सही जवाब है, गिरेंद्र प्रताप ने भी सही जवाब दिया है, ममता मीना का सही जवाब है, अजय यादव, मनोज ओला, रचना, राहुल,
शशि, उसके बाद में जो है धीरज, विष्णु, पुष्पा, वेरी गुड। तो इसका मतलब आप लोग बहुत ही मन लगाकर पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ ये है दोस्तों आप सबने जो जवाब दिया है वो क्या है, और वो जवाब है सेकंड वाला। सेकंड वाला जवाब क्यों है इसका? क्योंकि वे बालक अभी छोटा है, वो इतना ही जानता है कि गलती हो जाएगी तो दंड मिलेगा, गलती हो जाएगी तो क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। इसीलिए तो वो घर वाले कोई भी काम कहते हैं उसी काम को करता है आज्ञा पालन के रूप में, बाकी डरता है वो। तो वहां पर ये जो छोटा बालक है इसको भी डर लगा कि अगर चोरी करेगा तो उसको क्या मिलने वाला है? दंड मिलने वाला है। तो यहां इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। बालक जो है 3 से 6 वर्ष की अवस्था का बालक वो होगा, और 3 से 6 वर्ष की अवस्था वाले बालक में हमने पढ़ा था वो दंड के भय से किसी व्यवहार को गलत काम में नहीं लेता या गलत व्यवहार नहीं करता, वो सही व्यवहार करता है। चलिए दोस्तों, तो एकदम आपने इसका भी सही जवाब दिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आज का हमारा अगला जो प्रश्न है वो क्या है, उस अगले प्रश्न को जानने से पहले ये तीनों स्टेप भी हमें पता होने चाहिए। सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिन्यास का मतलब होता है सामाजिक विकास उसमें हो जाए। जब सामाजिक विकास हो जाएगा तो वो दंड से जुड़ी हुई बात कम करेगा, व्यवहार की बात ज्यादा करेगा। सार्वभौम नैतिक सिद्धांत आने के बाद तो व्यक्ति जो है बहुत ऊपर उठ जाता है और हर कार्य को पूर्ण नैतिक विकास के अंतिम छोर के आधार पर करता है, तो वो भी इस तरह की बात नहीं करेगा, वो व्यवस्थित तरीके से समझाएगा कि उसको क्या करना चाहिए था। और यंत्रीय उद्देश्य अभिन्यास इसके अंदर नहीं होना बिल्कुल भी। तो राइट आंसर इसका हो अगला जो है उसका क्या होगा? देखिए, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्रश्न है, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापकों की, संगी साथियों की, पड़ोसियों की, माता पिता की? किसकी जो है संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? इसका जवाब फटाफट से कौन दे रहा है? बता दीजिए इसका जवाब क्या होगा। चलिए, काफी लोग इसका जवाब दे रहे हैं। मनोज है, मुस्कान है, रामनिवास, अशोक, सुमन, ममता यादव, कन्हैया, राजूरी टीम को मोटिवेशन, राजूरी टीम मोटिवेशन नहीं कर रही क्या आपका? चंद्रपाल, राजकुमारी, वेरी गुड। आप सबने एकदम सही जवाब दिया है और कुछ ने तो बिल्कुल लिखा भी है। पेरेंट्स, यस दोस्तों, संवेगात्मक विकास में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो किसकी होती है? माता पिता की होती है। माता पिता बचपन से ही बालकों का जब लालन पालन करते हैं उस समय उनका जो व्यवहार होता है उस व्यवहार से काफ़ी हद तक बालक प्रभावित होता है और उसी व्यवहार के आधार पर संवेगात्मक विकास सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर माता पिता के बाद हम बात करते हैं तो उसके बाद में ये सभी लोग आते हैं, क्योंकि ये सभी लोग किसका हिस्सा हैं? समाज का हिस्सा हैं, और दूसरा स्टेप क्या होगा? समाज होगा। अब इसके बाद में बात आती है अगले प्रश्न की, और हमारा आज का जो अगला प्रश्न है वो है दोस्तों, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। दिए गए कारकों में से कौन से कारक हैं जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? फटाफट से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। हमारा तो करती है, हमें उसका करना है क्लास को शेयर करके। क्या लिखा पूजा तंवर ने? मैं कोई बात नहीं, आगे चलने दो। चलिए, इस प्रश्न का भी जवाब आप लोग दे रहे हैं। नेहा, बापू, देवेंद्र ने जवाब दिया। उर्मिला ने क्या लिखा है? हम भाई बहन को क्या लिखा है? पेरेंट्स ने किया है, फिर मैं गुस्सा जल्दी क्यों करती हूँ? तुम्हारी गलती है, तुम गुस्सा जल्दी करती हो। तो उर्मिला, गुस्सा कम किया करो भाई। कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि माता पिता की बात ही नहीं मानते, जो कहना नहीं मानते, तो फिर ऐसा ही होता है ना। तो शायद आपने कहना नहीं माना होगा, हो सकता है मेरी बात आपको गलत लगे, बुरी लगे, पर ऐसा सच है।
कि जब हम कई बार माता पिता की बात नहीं मानते तो ऐसा होता है। यस, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने जो है लगभग सभी ने सही जवाब दिया है। मैक्सिमम लोगों का एकदम सही जवाब आ रहा और बिल्कुल आसान सा प्रश्न था दोस्तों। संवेगात्मक विकास में शारीरिक स्वास्थ्य भी जो है प्रभावी डालता है, मानसिक स्वास्थ्य भी डालता है और थकान भी डालती है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। आप सभी ने एकदम इसका परफेक्ट आंसर दिया है। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, पियाजे के अनुसार बुद्धि का बढ़ना लगभग किस आयु में आकर रुक जाता है? हमने अलग अलग विद्वानों के अनुसार बुद्धि के विकास को लेकर के बात की थी कि कौन से विद्वान के अनुसार बुद्धि कहां तक बढ़ती है और कौन सी आयु में जाकर के बढ़ना बंद हो जाती है। तो यहां हमने बात की है पियाजे को लेकर के। आपको बताना दोस्तों, पियाजे के अनुसार बुद्धि का विकास किस आयु में आकर के क्या हो जाता है? रुक जाता है। फटाफट बता दीजिए। अरे राजौरी टीम, सकारात्मक पुनर्बलन नहीं दे रहे हो, क्या बात है? बार बार जो है स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, इसका मतलब सकारात्मक पुनर्बलन तो आपको अपने आप से मिलना चाहिए भाई। जितना आप खुद जो है अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी देंगे उतना ही आप बेटर कर पाएंगे, बेटर सीख पाएंगे। चलिए, तो काफी लोग इसका जवाब दे रहे हैं। मैं भी एक बार देख लेता हूं इसका सही जवाब क्या है। यस, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष। तो देखो इसके अंदर जो है मैं देख पा रहा हूं काफी लोग सही जवाब दे चुके हैं। इसमें सही जवाब देने वाले जो लोग हैं, उसके अंदर देखो बहुत सारे लोग हैं। काफ़ी लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। CS, TRN क्या है भाई ये? प्रदीप ने, सोमदेव, नीतू, दुर्गादास, रितु, सीमा गुजर, सुनील, रमेश, वैभव, वेरी गुड। अभी आपका आंकड़ा जो है कुछ नीचे है भाई। नेक्स्ट वाला सैकड़ा छूना जरूरी है। जब नेक्स्ट वाला सैकड़ा छू जाएगा तब लगेगा हाँ आप जो है अपने साथियों को इनवाइट कर रहे हैं। यस, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों? आप सबने बता दिया 15 वर्ष। पियाजे के अनुसार बुद्धि का बढ़ना लगभग किस आयु में आकर रुक जाता है? 15 वर्ष की आयु में आकर के रुक जाता है। और हमने बात की थी 25 वर्ष की आयु में आकर रुकता है। ये किसके अनुसार? क्रॉ एंड क्रो के अनुसार। 18-19 वर्ष के अंदर आयु में रुकता है वुडवर्थ के अनुसार। तो ऐसे हमने अलग अलग विद्वानों के अनुसार बातचीत की थी। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न अपना, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए ये जो चरण लिखे हुए हैं, इनमें से कौन से चरण हैं जो कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए थे? बताइए फटाफट से। कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तुत चरण। यस, कोहलबर्ग ने कौन से चरण दिए थे? कीर्ति बोलिए। अच्छा कीर्ति आज दूसरे के फोन से देख रही है क्या? फटाफट से लिखो कौन किसके फोन से आप देख रहे हैं आज। खुद का फोन कहां चला गया? चलिए, दीपक कुमार ने लिख दिया है, पूजा ने लिखा है, महीपाल ने भी सही जवाब दिया है। वेरी गुड। कुछ लोग गलत जवाब भी दे रहे हैं, मतलब आज पहली बार देख रहे होंगे। आज मैं आ गई हूं इसलिए 500 हो गए हैं। अरे भाई 500 तो कल भी हो गए थे, तुम्हारे आने से तो 600 होने चाहिए। जब कोई ये सोचता है कि मेरे आने से कुछ बढ़े हैं तो ऐसा नहीं, उसके आने से वो कम से कम अगला आंकड़ा बढ़ना चाहिए। यस, तो देखिए इसके अंदर जो है काफी लोग सही जवाब दे चुके हैं। देवकी नंदन ने भी सही जवाब दिया है, पुष्पेंद्र ने, अशोक जहांगीर ने, पूनम ओला, ममता मीना, राजकुमारी, सतीश, इसके बाद में पूजा, वंदना, सोनू, श्याम, महेश, देवराज, हेमराज, श्रीपाल, आप सबका एकदम सही जवाब है 100%। तो दोस्तों यहां पर जो है कोहलबर्ग के बारे में हमने पढ़ा था। कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास के चरण दिए हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जिसमें नैतिक विकास के 3 स्टेज या 3 लेवल इन्होंने बताए थे और प्रत्येक लेवल के अंदर 2 उसके स्टेप बताए थे, चरण बताए थे। इस तरह से जो है इनके द्वारा 6 चरण बताए गए थे। ठीक है। यस, अगला हमारा प्रश्न आज का देखो, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है? कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार
कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है। नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति किस दिशा के अंदर जाता है, ये अपने को देखना है। अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य या पारिवारिक अपेक्षाएं। बहुत आसान प्रश्न है और सभी को इसका जवाब जो है आ गया होगा। यह शंकर लाल ने इसका, हरीश ने, अक्षय ने, गणेश ने, आशीष कुमार, भूपेंद्र, अनीता, ममता, सोजत भी कोई नाम होता है क्या, चंद्रपाल, पूनम, अरुण, इसके बाद में आकांक्षा तिवारी, मनोज ओला और ओम प्रकाश डामोर, धीरज, दुर्गादास, नेहा, आप सबने एकदम सही जवाब दिया है। और दोस्तों आप सबका जो जवाब है, देखो कुछ लोग गलत भी दे रहे हैं, कुछ लोग गड़बड़ जवाब दे रहे हैं। दोस्तों इसका एकदम जो परफेक्ट जवाब है, एकदम सही जवाब है, वो है अंतर्निहित संभावित दंड। अंतर्निहित संभावित दंड। देखो यहां पर क्या है लिखा हुआ, क्या है, सीधी सीधी बात है, यहां साफ शब्दों में लिखा हुआ है पूर्व परंपरागत स्तर। साफ साफ क्या लिखा हुआ है, पूर्व परंपरागत स्तर लिखा हुआ है। और पूर्व परंपरागत स्तर में हमने पढ़ा था कि इसमें दो ही चरण होते हैं, या तो दंड वाला होता है या साधनात्मक होता है। तो साधनात्मक तो इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा अपने को, इसलिए कौन सा बचा, दंड वाला। तो ऑटोमेटिक हमारा राइट आंसर क्या हो गया, अंतर्निहित संभावित दंड। नेक्स्ट, अब की बार गलत मत करना भाई। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। और फिर इसके लिए 4 ऑप्शन है, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। क्या इसमें से हो सकता है, फटाफट बता दीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, इसका जवाब भी सबको आ जाना चाहिए। गणेश राम ने गलत जवाब दे दिया सबसे पहले ही भाई। पूनम का सही जवाब है, नेहा का सही जवाब है, मोनिका ने सही जवाब दिया है। इसके बाद में जो है सतीश कुमार का सही जवाब है, राहुल का सही जवाब है, मनोज ओला का सही जवाब है, नरेंद्र मीना, देवराज, राहुल भारद्वाज, वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया भाई। राजकुमारी ने भी सही जवाब दिया है। राजकुमारी के बाद नेक्स्ट है वैभव मिश्रा, कीर्ति मिश्रा मतलब, वेरी गुड, तो कीर्ति मिश्रा ने भी सही जवाब दिया है। इसके बाद में जो है हैप्पी ने भी सही जवाब दिया है, वेरी गुड। तो आप सभी ने एकदम परफेक्ट जवाब दिया है। डांस करते हुए जवाब दिया है पुष्पेंद्र कुमार ने, वेरी गुड। डांस कभी कभी सामने आकर भी करना भाई। पुष्पेंद्र कुमार कहाँ रहते हैं आप। चलिए, तो आपका सही जवाब है दोस्तों, सबने जो दिया वो सी जवाब एकदम परफेक्ट है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। कोहलबर्ग का कहना है कि शिक्षक यदि बच्चों को नैतिक मूल्य देना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, विशेष प्रकार के नैतिक मुद्दों से जुड़ी हुई जो वार्तालाप होती है, जो चर्चाएं होती है, उनमें उनको क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। अगला प्रश्न देखो आज का। काफी लोग एकदम सही एनर्जी के साथ जवाब दे रहे हैं, पर कुछ लोगों के जवाब गलत आ रहे हैं। वो क्या वजह है वो अपने आप को देखें, और आज के बाद कम से कम ये प्रश्न गलत नहीं हो, ये भी ध्यान रखना है। वेरी गुड। जॉब लगने के बाद कौन मिलने आने वाला, फटाफट से दोबारा बताओ उसको, कौन आएगा मिलने, उसका ध्यान रखेंगे, फिर आएगा कि नहीं आएगा। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार एक जो कोई भी व्यक्ति सही है और गलत क्या है, इसके लिए जो डिसीजन लेता है, जो निर्णय लेता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, बताइए। एकदम सही या गलत जवाब या गलत निर्णय, सही निर्णय लेने से पहले व्यक्ति क्या सोचता है। यस, इसका जवाब जो है काफी लोग सही नहीं दे पा रहे भाई। सुनील ने सही जवाब दिया अब तक। इसके बाद में आरजे चौधरी का सही जवाब है, अमित यादव का सही जवाब है, और बीच बीच में सही उमा मिश्रा का सही जवाब है, वेरी गुड। मैं आऊँगा सर, कौन है ये, व्हाट्सएप स्टेटस, तो कैसे पहचानूंगा मैं भी, तुम्हारा नाम तो व्हाट्सएप स्टेटस है। ऐसे तो सभी स्टेटस लगा लेते हैं तो सब थोड़ी आएंगे भाई।
सुमन गौड़ ने भी एकदम, सुमन गौड़ ने सही नहीं दिया, आगे सही लिखा फिर गड़बड़ कर दिया। सही जवाब दो भाई फटाफट से, इतना गलत कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद में सही जवाब किसने दिया है, देखो फूलचंद ने सही जवाब दिया। फूलचंद के बाद में अगला सही जवाब लाला राम का। इसका मतलब ये कि आप लोग उलझ गए इस प्रश्न में। इतना उलझना नहीं था, बहुत आसान प्रश्न है ये, बहुत इजी। और इतना आसान प्रश्न है कि अभी तक भी घट रहे हैं 50 और होंगे तब जाके लगेगा कि आप पूरी एनर्जी से पढ़ रहे हैं। फटाफट अपने 50 साथियों को बुलाइए तो आपका आंकड़ा पूरा होगा आज का। यस दोस्तों, देखिए कोहलबर्ग के अनुसार सही क्या है और गलत क्या है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं सत्य क्या होता है, पूर्ण सत्य क्या होता है। यथार्थ जो होता है ना, उस यथार्थ को हम क्या बोलते हैं, 100% सत्य बोलते हैं। यथार्थ ही सत्य होता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो प्रश्न है ये उलझाने वाला प्रश्न था। सहयोग की नैतिकता, ये इसमें बिल्कुल नहीं होगा। नैतिक तर्कना जो है, ये नैतिक तर्कना का मतलब एक स्टेज होता है, एक स्तर होता है नैतिक तर्कना। जबकि ये पूछ रहा है कि सही और गलत का निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया क्या है। तो जैसे मान लीजिए एक 6 साल का बालक है, वो सही क्या और गलत क्या है इसके बारे में सोच ले, तो उसमें नैतिक तर्कना कैसे हो सकती है। नैतिक तर्कना तो जो है अंतिम स्टेज होता है, तब जाकर के आती है। ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना है नैतिक यथार्थवाद, नैतिक यथार्थवाद की स्थिति जो होती है वो चिंतन प्रक्रिया शामिल होती है, ठीक है। अगर हम नैतिक द्विधा की बात करें, नैतिक द्विधा तो निर्णय ले ही नहीं पाएगा, ये वैसे भी नहीं होगा। नैतिक तर्कना इसलिए नहीं होगा कि उच्चतम स्तर तक होगा, ये केवल इसमें ऑप्शन बना दिया गया ऐसे ही। तो राइट क्या होना है इसके अंदर, नैतिक यथार्थवाद होना है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो आप देखिए। अच्छा, उत्तर बताने के बाद भी बहुत सारे लोग बी इसका आंसर दे रहे हैं, तो बी क्या पहले उन्होंने दे दिया था या अभी भी गलत फहमी में है। ध्यान रखो इस बात को, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा अभी तो कुछ नहीं है दोस्तों, मैं बीच में अब आपको एक और नई खबर देने वाला हूं। जब अपना लगभग जो है इस तरह के जैसे 3-4 पेपर अपने हो गए, 3 शायद हो गए हैं, इस तरह से अपने जो है जब 5 पेपर हो जाएंगे तो फिर एक छठे दिन या छठे पेपर के रूप में मैं पूरे सिलेबस से वहां तक पढ़ लेंगे, वहां से प्रश्न लेकर आने वाला हूं। और वहां से जब लेकर के आऊंगा तो उनका स्टैंडर्ड और भी ज्यादा भारी होगा। तो वो प्रश्न आपने कर लिए, मतलब आप जो है बहुत ज्यादा सफलता के नजदीक होंगे। ये पूरा प्रयास अपना रहेगा, तो आप पूरी मेहनत करें। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग ये सिद्धांत सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, कोहलबर्ग क्या सिद्ध करना चाहता था, बताओ इसमें से फटाफट से बता दो। कोहलबर्ग क्या सिद्ध करना चाहता था, बहुत मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आएगा। दुर्गादास चिंता मत करो, इतना मजा आने वाला है कि पूछिए मत आप। और अभी नहीं आ रहा क्या, पहले ये भी बताओ फटाफट से, अभी किस किस को मजा आ रहा, किस किस को नहीं आ रहा। नहीं तो उसको आ रहा होगा जो उत्तर नहीं दे पा रहा, जो उत्तर दे पा रहा उसको मजा आ रहा होगा। वेरी गुड। पप्पन रावत ने क्या लिखा है, इतना प्रेम करता है क्या भाई, किससे करता है, मेरे से या और किसी से, ये भी बता दिया करो फटाफट से, जो पता तो लगे तुम्हारा ध्यान किधर है। कोहलबर्ग ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया, संज्ञानात्मक संकार्य परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण। कोहलबर्ग का ये विचार क्या है, आखिर कोहलबर्ग क्या कहना चाहते हैं सीखने के संदर्भ में, बता दीजिए फटाफट से। वेरी गुड, मैं आऊंगा। बाबूलाल आएगा भाई मेरे पास में, बिल्कुल बाबूलाल कब आएगा बता देना, पास होने के बाद आना, पहले मत आना बिल्कुल भी। यस, तो इसका आंसर जो है फटाफट से आप दे पा रहे हैं। आसान सा प्रश्न है, फिर भी गलत उत्तर है। अभी तक जो है पूनम चंद ने सही जवाब दिया है, इसके बाद में जो है राजकुमारी ने सही जवाब दिया है, ममता ने सही दिया है, धीरज राज का, ऋतिक का सही जवाब है, राहुल का है। इसके बाद में जो है राहुल भारद्वाज, मनोज कुमार, धीरज, रामवीर देवराज,
ओम का भी सही जवाब है। इसमें भी देखो आधे से लोग गलत जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब आप जो है केवल ये सोचते हैं कि मुझे ABCD लिख करके कुछ भी भेजना है, ऐसा नहीं करना है। कोशिश करनी है अपना राइट आंसर एकदम परफेक्ट आंसर हम दे पाए भाई, इस तरह से नहीं है, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब है दोस्तों, देखो कोहलबर्ग ये सिद्ध करना चाहता है कि सीखना, तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? संज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है? संज्ञान पर। संज्ञान का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा भाई? ऐसी स्थिति के अंदर सीधा सीधा हमें दिख रहा है संज्ञानात्मक संकार्य। जब एक व्यक्ति संज्ञानात्मक कार्यों की तरफ आगे बढ़ता है, ज्ञानात्मक कार्यों की तरफ आगे बढ़ता है, या फिर यूं कहें ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को लेकर आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से वहां पर उसका जो डेवलपमेंट होता है वो कौन सा होता है? संज्ञानात्मक प्रकार का होता है। चलिए संज्ञानात्मक विकास को लेकर के हम आगे पियाजे का एक सिद्धांत भी पढ़ेंगे, तब और ये बात स्पष्ट हो जाएगी। 24 लोग घट रहे हैं अभी बस आपकी संख्या में, 24 लोग बढ़ाना और 24 साथियों को आमंत्रित करना बड़ी बात नहीं है आपके लिए, लेकिन वो तब संभव होगा जब बीच में आप अपने साथी को जरूर जोड़ने का प्रयास करेंगे। मनोविज्ञान के संप्रदायों के बारे में भी जानकारी देंगे, चिंता मत करो आप। बहुत जल्दी जो है जीवन कौशल की बात करूंगा। स्पेशल शुभ दिन आपके पेपर के साथ हो तो मजा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतना पॉजिटिव सोचते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, पश्चात प्रारंभिक अवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दीजिए फटाफट से क्या इसका होगा। कोहलबर्ग ने ऐसा कौन सी अवस्था के बारे में कहा है कि इसके अंदर जो नैतिक विकास होता है वो बाह्य कारकों से होता है? और बहुत आसान सा उत्तर इसका हेमलता बेरवा ने इसका उत्तर दे दिया है। इसके बाद में इसका उत्तर दिया है मोनिका मीणा ने। कुछ लोग गलत भी दे रहे हैं भाई, सही जवाब देने का प्रयास करो। इसमें शोभा ने सही जवाब दिया है, इसके बाद में भागचंद ने, पूनम ने सही जवाब दिया है, नेहा का सही जवाब है। और इसके बाद में देखिए फटाफट से बता दीजिए इसका अगला जवाब क्या होगा आपका। जीतराम का सही जवाब है भाई। इसके बाद में देसी फंटास्टिक कौन है? इसने भी सही जवाब दिया, देसी आदमी का जवाब सही आया भाई। नेहा का भी सही जवाब है, नीलम वर्मा ने सही जवाब दिया। अरे देखो इसमें बहुत आसान सी बात है, ये कह रहा है कि किस अवस्था में नैतिक विकास बाह्य कारकों से होता है। तो बाह्य कारकों का मतलब बालक क्या करता है? डरता है। जैसे भय रहता है उसके अंदर, और भय कौन से कारक से रहेगा? बाह्य कारक से। और ये भय जो होता है बाह्य कारक से, वो बालक में किसको पैदा करता है? दंड के भाव को पैदा करता है ना, आज्ञाकारिता के भाव को पैदा करता है। तो दंड या आज्ञा पालन उन्मुखता कौन सी अवस्था में पाई जाती है? वही वो अवस्था होगी जिसके अंदर बाह्य रूप से उसके अंदर क्या आने वाला है? बाह्य रूप से उसमें मोटिवेशन आने वाला है। तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों पूर्व प्रारंभिक अवस्था। पूर्व प्रारंभिक अवस्था इसमें हो जाएगी। इसको पूर्व प्रारंभिक अवस्था को अपन जो है एक तरह से क्या बोलेंगे? परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था के रूप में इसको हम बोल सकेंगे। तो ये वो अवस्था होती है जिसमें बालक में बाह्य वातावरण की वजह से नैतिक आचरण डेवलप होते हैं। प्रश्न अगला है दोस्तों, कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है कहलाती है। बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है, क्या कहलाती है? पूर्व नैतिक अवस्था, परंपरागत नैतिक स्तर, आत्मस्वीकृति नैतिक स्तर, नैतिकता स्तर। कौन सा होगा इसके अंदर बताइए? बहुत आसान है इसका उत्तर देना, फटाफट से बता दीजिए। और दीपिका दादिश ने इसका जवाब दिया है सबसे पहले, एकदम सही। दीपिका के बाद में अगला जवाब इसका दिया है ओम प्रकाश गोरा ने, मोनिका मीना ने सही जवाब दिया है, नीतू सिंह का सही जवाब है, आशीष कुमार का सही जवाब है, रितु ने सही जवाब दिया है, रेशमा ने सही जवाब दिया है, प्रियंका गुप्ता ना, इसके बाद में दक्ष खंडेलवाल, सोमदेव सिंह, उमा मिश्रा, देवराज, अशोक कुमार, विवेक सिंह, राकेश,
और इसके बाद में जो है राजकुमारी, राम सुंदर, सोमदेव, इसके बाद में बाबूलाल खोकर का भी सही जवाब है। वेरी गुड। तो आप सभी ने इसका एकदम सही जवाब दिया दोस्तों, और इसका सही जवाब है पूर्व नैतिक अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था ही तो होती है जिसमें दंड या आज्ञा पालन भाव पाया जाता है। दंड या आज्ञा पालन की उन्मुखता जिसमें पाई जाती है, तो वो कौन सी अवस्था होती है? पूर्व नैतिक अवस्था। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। सही या गलत का निर्णय लेता है, लेकिन कब? जब लोगों की आशा या इच्छाएं पूरी करने के लिए, दूसरे लोगों की जो उम्मीद है उस पर खरा उतरने के लिए वो सही क्या है और गलत क्या है, मुझे सही करना चाहिए, ये सोचता है, वो कौन सी अवस्था होती है? बता दीजिए। सबसे पहले इसका सही जवाब कौन देता है? देखो इसमें काफी लोग चूक रहे हैं भाई। अवस्था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो होती नहीं है। डी कौन जवाब दे रहा भाई? ये तो ऐसे ही ऑप्शन लिखा हुआ, ये कभी होती है क्या? ये तो होती नहीं है। केवल 3 अवस्थाएं होती है, पहली, दूसरी और तीसरी। इसी में से अपने को जवाब देना है। अब इसमें से कौन सी अवस्था है जब आशा तथा इच्छाओं को पूरी करने के संदर्भ में सही और गलत निर्णय लेता है? यस, अर्जुन लाल ने सही जवाब दिया। सबसे पहले अर्जुन लाल एकदम राइट आंसर है। उसके बाद में देखो राम सुंदर का सही जवाब है। राम सुंदर के बाद में हरि राम ने सही जवाब दिया है, प्रतिभा ने सही जवाब दिया है। उसके बाद में देखो कुलदीप शर्मा का सही जवाब है। वेरी गुड। और आगे कुलदीप शर्मा के बाद में आगे सब गड़बड़ जवाब दे रहे हैं। जितेश कुमार का भी फिर सही जवाब आया है। इसके बाद में अयन सिंह का सही जवाब है, रमन का सही जवाब है। वेरी गुड। लक्ष्मी ने सही जवाब दिया है। आसाराम का सही जवाब है। संतोष का सही जवाब है। चलिए उमा ने भी सही जवाब दिया। दोस्तों ये जो है अवस्था सेकंड होगी। अवस्था सेकंड में जैसे कि परंपरागत अवस्था होती है ये, और हम बात कर रहे थे बालक परंपराओं को जानने लग जाता है। परंपरागत अवस्था का मतलब क्या है? बालक परंपराओं को जानने लग जाता है, हमारी परंपराएं क्या, हमारे रीति रिवाज क्या है, और जो भी वो व्यवहार करता है परंपराओं को ध्यान में रखते हुए करता है कि हमारा यही रीति रिवाज है। कोई बड़ा व्यक्ति उसको कुछ कहता है तो उसकी आज्ञा का वो पालन करने के लिए तैयार रहता है। जैसे कि 9 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको लेकर के हमने बात की थी कि अच्छा बालक अच्छी बालिका, उत्तम बालक उत्तम बालिका, ये कोई उसको बोलता तो वो उस काम को करने के लिए तैयार है। इसका मतलब वहां पर वो क्या, कोई भी व्यक्ति ये कह रहा है, इसका मतलब उसकी आशा है, उसकी इच्छा है कि वो काम करे, तो उनको ध्यान में रखते हुए करता है। सरल शब्दों में आपको ध्यान रखना है, जब बालक परंपराओं को समझने लग जाते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर वो जो है इस तरह का व्यवहार करते हैं, किसी की इच्छा की पूर्ति को ध्यान में रखते हो। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सेकंड। चलिए दोस्तों, आज अपने पास में और भी प्रश्न हैं, इसलिए बने रहिए आप और जवाब दीजिए अगले प्रश्न का। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति युयुत्सा का संबंध किस संवेग से है? मैकडूगल के अनुसार युयुत्सा नामक मूल प्रवृत्ति का संबंध कौन से संवेग से है? ये शायद किसी का भी गलत नहीं होने वाला, सब इसका सही जवाब देने वाले। फटाफट से बताइए क्या इसका सही जवाब होगा? युयुत्सा जो है भय, आश्चर्य, क्रोध, करुणा किससे जुड़ा हुआ है? ओम प्रकाश ने सही जवाब दिया है। विक्रम का सही जवाब है। ओम प्रकाश, विक्रम, महेश, इसके बाद में कीर्ति, कीर्ति का सही जवाब है। मोनिका ने एकदम सही जवाब दिया है। वेरी गुड। राजकुमारी का सही जवाब है। उसके बाद में नीतू सिंह ने भी सही जवाब दिया है। अमन जायसवाल का सही जवाब है। अनिल शर्मा का सही जवाब है। हेमलता बेरवा ने एकदम परफेक्ट जवाब दिया है। सुरेश खींचर ने सही जवाब दिया है। अतुल्य का सही जवाब है। विपेंद्र, उर्मिला चौधरी, पूजा गुर्जर, मिथिलेश, राधा यादव, मंजूषा, मनोज, आदेश, नरेंद्र, आप सबने एकदम सही जवाब दिया है दोस्तों। और एकदम सही जवाब देना भी था क्योंकि एकदम सरल था।
अच्छा, यहाँ पर क्यों ना हम बाकी के लिए भी देख लें। भय के लिए आता दोस्तों तो पलायन आता, आश्चर्य के लिए आता तो जिज्ञासा आता, और दोस्तों करुणा के लिए आता तो बताओ फटाफट क्या आता। करुणा के लिए कौन बताएगा? शरणागति, ठीक है। और ये इसके लिए क्या हो गया? युयुत्सा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? क्रोध। अगला प्रश्न, उसका जवाब आपको देना है, और ये प्रश्न है अगला बहुत ही छोटा सा। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? भय है, प्रेम है, क्रोध है, उत्तेजित अवस्था है। बता दीजिए फटाफट से। युद्ध को छोड़ दीजिए पूजा, आप युद्ध से आगे निकलो, बाहर आओ युद्ध से, और अगली बात करो। प्रश्न नंबर 17 में संवेग शब्द का अर्थ क्या है? कौन बताने वाला है? हेमलता ने सही जवाब दिया है। अशोक कुमार, उदय, रीतु, अरुण, राजकुमारी, लर्न विथ नीरज, वेरी गुड। रीतु, सोमदेव, इसके बाद में सुमन खंडेलवाल, इसके बाद में राम अवतार। मेरा नाम क्यों नहीं बोलते? तुम्हारा नाम बोल दिया भाई, अब खुश हो जाइए एक बार, जबरदस्त तरीके से खुशी जाहिर कर दीजिए। सुमन गौर ने भी सही उत्तर दिया है। सुधीर यादव, सिकोहाबाद, कहां पड़ता है सिकोहाबाद? मनोज ओला ने भी सही जवाब दिया है। राकेश सेगर का सही जवाब है। आशुतोष ने सही जवाब दिया। नरेंद्र कुमार, मिथिलेश, सुनीता रानी ने सही जवाब दिया है। ओम ने सही जवाब दिया। इंदु, मनोज, अर्चना, पुष्पा, वेरी गुड। देखो इस प्रश्न का सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, और सभी ने इसका जवाब दिया उत्तेजित अवस्था, एकदम परफेक्ट आंसर है उत्तेजित अवस्था। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? उत्तेजित अवस्था होता है, और ये सारी चीजें उत्तेजना के रूप में ही होती है, जितने भी होती है, क्रोध है, भय है, इसीलिए हम उससे जो है कोई न कोई प्रभाव अपने ऊपर आता है और हम किसी कार्य को करते हैं। ठीक है, चलिए फिरोजाबाद जिले में पड़ता है। अगला हमारा आज का प्रश्न है, संवेग चेतना की वह अवस्था होती है, संवेग चेतना की वह अवस्था होती है जिसमें रागात्मक तीव्रता पाई जाती है, ये कथन किसने कहा था? संवेग जो होते हैं उसमें रागात्मक तीव्रता पाई जाती है, ये विचार किसका है? देखो विचारों को लेकर के हमने क्लास में बातचीत नहीं की थी, फिर भी कुछ विचार ऐसे होते हैं कि कभी कभी अपने को ध्यान में रख लेने चाहिए। तो कौन बताएगा इसमें? वुडवर्थ, रॉस, वैलेंटाइन, मैकडूगल, कौन होगा? बता दीजिए फटाफट से कौन होगा? यूपी टेट, मंगेश ने इसका सही जवाब दिया है। इसके बाद में अमित ने सही जवाब दिया है इसका। पूजा का सही जवाब है। भागुराम का सही जवाब है। इसके नेक्स्ट सही जवाब दिया है संगीता प्रजापत ने, और अंकिता जांगू का भी सही जवाब है। सुरेश खींचर का सही जवाब है। वेरी गुड दोस्तों, ये जो विचार दिया था, ये विचार दिया था रॉस ने। किसने विचार दिया था? रॉस नामक विद्वान का ये विचार है, संवेग चेतना की वह अवस्था होती है जिसमें रागात्मक तीव्रता पाई जाती है। तो एकदम सही जवाब है, काफी लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अंकिता ने तो एकदम पूरा भर के जवाब दे दिया कि इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है। अरे दुर्गादास किसकी भैंस पानी में भेज रहा भाई? दुर्गादास की भैंस पानी में चली गई, उसको निकाल के लाना तुम लोग जाके। कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत को कितने चरणों में वर्णित किया है? कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत को कितने चरणों में वर्णित किया? फटाफट से बता दीजिए। कोहलबर्ग के द्वारा जो अपना सिद्धांत दिया गया वो कितने चरणों में दिया गया था? यस यस, फटाफट से बताओ इसका। 3, 4, 5, 6। अंकिता का सही जवाब है। तेजपाल, पूजा, मोनिका, सुभाष, हरिराम, सुधीर, लक्ष्मी, छोटू, अर्चना, वर्मा, प्रदीप कुमार, पूजा, गुर्जर, एस जाट, मनोज, इंडियन चारण। इंडियन चारण है कि इंडियन नाम है भाई? सुरेंद्र सिंह, वेरी गुड। सुरेंद्र सिंह ने डबल जवाब दिए। डबल नहीं देना, सिंगल देना भाई, ठीक है।
डबल जवाब देने का मतलब परफेक्ट पता नहीं आपको। इसी तरह से जो है सुमित्रा ने सही जवाब दिया है, डोली ने सही जवाब दिया है, अशोक कुमार ने सही जवाब दिया है, प्रियंका गुप्ता, रानी राजपूत के गलत उत्तर है, रानी गलत उत्तर है, बाकी इसका सही आ रहा है। मनोज ने सही जवाब दिया है, सुनीता बेनीवाल का सही जवाब है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी आप लोग चूक रहे हैं, कुछ लोग गलती कर रहे हैं। सुधीर यादव ने तो अनाप शनाप ही लिख दिए है, उसको तो यही पता नहीं कि कितने चरण है। अरे भाई कौहल बर्ग ने अपने सिद्धांत के अंदर जो चरण दिए थे तो वो 3 तो उसने स्टेज दिए थे। स्टेज का मतलब अवस्था, और प्रत्येक अवस्था में उन्होंने 2 चरण बताए थे, तो कितने हो गए 6 चरण। तो यहां इसका राइट आंसर ध्यान रखना, अवस्था के नाम से प्रश्न आता है तो वहां पर 3 करना है, स्टेज के नाम से आता तो 3 करना है, लेवल के नाम से आता तो 3 करना है, लेकिन यदि चरण या स्टेप के नाम से आता है तो अपने को कितने करना है 6 करना है। और इसके बाद दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, और लास्ट क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप ये बता दें कि लास्ट क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेंगे, फटाफट से बता दीजिए कि हाँ हम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले। कितने लोग तैयार हैं इस बात के लिए? काफी लोगों का सही था, फटाफट से बता दीजिए कितने लोग लास्ट क्वेश्चन को एकदम सही करने वाले हैं, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। हाँ बहुतों का राइट था भाई, अब उसको छोड़ के अगले में आ जाइए। यस चलिए सब लोगों ने हाँ भरी है कि एकदम सही करेंगे। तो ये आखिरी प्रश्न है, सही कर दीजिए इसको। क्या होगा? साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत आसान प्रश्न है और किसी का गलत होना भी नहीं चाहिए, इतना आसान प्रश्न है। बिल्कुल बता दीजिए फटाफट से एकदम इसका सही आंसर क्या है। टेक्निकल टीम बहुत स्लो कर दीजिए नामों को ना, एकदम धीरे। मैं देख रहा हूं कौन कौन गलत जवाब दे रहा, मैं एक एक को देख के बात करूंगा। वेरी गुड, जो है वीना ने सही जवाब दिया, इसका अमित ने दिया है, अर्जुन ने दिया, नरेंद्र, सुमन, सुमित्रा, कंचन गुप्ता, आशीष कुमार, भूपेंद्र का सही जवाब है। चलिए आगे, इसके बाद में जो है अजीत कुमार का सही जवाब है। नेक्स्ट जो है आगे चलिए, करण सिंह का सही जवाब एकदम, फटाफट से जवाब दीजिए भी अभी। राजमल का सही जवाब है, पृथ्वी का सही जवाब है, शिवम का सही जवाब, उसके बाद में जो है समर्थ का सही जवाब है, शिवम, प्रियंका ने भी सही जवाब दिया है। शिवम तो अभी गुड मॉर्निंग करने के लिए आए हैं ऐसा लगता है। भैरू का सही जवाब है, पल्लवी का सही जवाब है, सतीश फुलवारिया का सही जवाब है, अजीत का, डोली का सही जवाब है, पूजा, अशोक कुमार, बीना, अर्चना वर्मा, उसके बाद में जो है मंजूषा मिश्रा, रामवीर, रमेश कुमार। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है कि इसका लगभग सभी ने सही जवाब दिया है। रितु का भी सही जवाब है, रामोतार का भी सही जवाब है, कोमल, मनोज, अनीता, नेहा, सुमन, राजकुमारी, आशीष, सोमदेव, सबका एकदम सही जवाब है। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न थे आज के, और इसका एकदम परफेक्ट जवाब आपने दे दिया है क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा था। कौहल बर्ग जो है उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, और ये लिखी थी 1984 में, जैसा कि हम बात कर चुके हैं 1984 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। अब आप 1 सेकंड का समय आपके पास में, उस 1 सेकंड में फटाफट लिख दीजिए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20 में से 20 सही कर दिए हैं। फटाफट लिखो कौन कौन है जिनके 20 में से 20 सही हुए हैं। बहुत मजा आ गया। दुर्गा दास की भैंस वापस आई कि नहीं आई? दुर्गा दास, मजा तो भैंस में आएगा तुम्हें जब इधर उधर चली जाएगी तो। फटाफट से बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने एकदम सारे उत्तर सही दिए थे। पता तो चले कितने लोग एकदम सही दे रहे हैं। देखो जो है काफी लोग हैं, धनराज है, सुमन ने सही जवाब दिया, कुछ लोग 17 दे रहे हैं, राधा ने पूरे 20 दिए हैं। वेरी गुड।
चलिए देखो, इसमें ये मैं देख पा रहा हूं कि 10% लोग ऐसे हैं आप में से जिन्होंने पूरे 20 प्रश्नों के सही जवाब दिए। बाकी 16-17 प्रश्नों के जवाब लगभग सब व्यक्तियों ने दिए हैं। 16 से कम जवाब देने वाले लोगों की संख्या 2-4 ही है जो 15 और में अटके हुए हैं। बाकी अगर 15 से ऊपर अपन देखें तो सबके सही जवाब हैं। ठीक है, तो 15 जिनके सही जवाब आए उनके दिमाग में ये होगा पहले कि 15 ही क्वेश्चन आएंगे, 5 ज़्यादा आगे इसलिए गलत कर दिया उन्होंने। ऐसा नहीं करना दोस्तों, पूरे प्रश्न सही करना अपने को, परीक्षा में भी अपनी सोच को बदलनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है थोड़ा सा हमारा सेशन कुछ मिनटों के लिए बड़ा रहा, लेकिन आपको निश्चित रूप से मजा भी आया होगा, कुछ प्रश्न आपको ज़्यादा मिले होंगे। मिलते हैं दोस्तों कल हम एक नए बिंदु के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।